प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 10 जनवरी 2023। विषय है पूरे हिमालय का संकट है जोशीमठ। या आलेख लिखे हैं हृदयेश जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जोशीमठ में जो मौजूदा आपदा है वह जितनी ज़्यादा प्राकृतिक या भूगर्भीय आयामों की वजह से है, उतनी ही बड़ी यह समस्या मानव जनित भी है। यह सच है कि 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ एक अस्थायी जमीन पर नहीं, बल्कि बहुत ही अस्थायी और कमज़ोर आधार पर टिका हुआ है। यह कमज़ोर आधार हजारों साल पहले यहाँ जो ग्लेशियर थे उनके द्वारा छोड़े गए मोरैन यानी रेत, मलबा, पत्थर आदि का है, जिस पर जोशीमठ टिका हुआ है। यह क्षेत्र बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी की जाती है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल फूलों की घाटी का भी प्रवेश द्वार है। साथ ही यहाँ कई लोग शीतकालीन पर्यटन के लिए भी आते हैं। ओली में स्कीइंग करने के लिए भी पर्यटक आते हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऐसी महत्वपूर्ण जगहों का प्रवेश बिंदु होने के कारण जोशीमठ रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन गया है और लोगों ने यहाँ होटल और अन्य इमारतें बनानी शुरू कर दी। यहाँ लोग भी बसते चले गए। इस प्रकार जोशीमठ एक हलचल वाला क्षेत्र बन गया। वर्ष 1962 में चीन के हमले के बाद यहाँ सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की गतिविधियों में भी तेजी आई। इस कारण यहाँ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। चूँकि यह सीमा सुरक्षा का मसला है तो इसकी ज़रूरत भी है, पर इससे भी व्यापक तोड़फोड़ हुई। आज सरकारी अधिकारी इस तर्क को आगे रख रहे हैं कि जोशीमठ में जो संकट आ रहा है, घरों, सड़कों और इमारतों में दरारें आ रही हैं। 500 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। उसका कारण यहाँ पर हुआ नागरिक निर्माण है। वे ये भी कहते हैं कि नालियों की सही व्यवस्था नहीं होना भी बड़ी वजह है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? नहीं, यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ बहुत सारा बाहरी निर्माण हुआ है, जिसमें बहुत सारी कंपनियाँ के हित छुपे हुए थे। इसमें सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिसमें अवैज्ञानिक तरीके से टूट फूट हुई। जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि लोगों ने जो निर्माण कार्य किया है उसके कारण जोशीमठ में यह स्थिति आई है। इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह जरूर सच है कि लोगों ने यहाँ रोजगार के अवसरों को देखते हुए होटल और दूसरी इमारतें बनाई, जिसमें नियमों की अवहेलना भी हुई होगी। पर यह भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि यहाँ बड़े निर्माण कार्य भी हुए, जैसे यहाँ एक पनबिजली परियोजना लाई गई, सड़कों को बनाया गया और इनमें नियमों का उल्लंघन किया गया। वर्ष 1976 में MC मिश्रा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। MC मिश्रा गढ़वाल के कमिश्नर हुआ करते थे। उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और किसी भी निर्माण से पहले प्रस्तावित स्थल के स्थायित्व की जांच की जानी चाहिए। उसमें पेड़ लगाने के सुझाव भी दिए गए थे। एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में यह भी कहा गया था कि जोशीमठ से पत्थर आदि जैसी किसी निर्माण सामग्री की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी विशेषज्ञों की अनेक रिपोर्टें आई, जिनमें इसी तरह के चेतावनियां और सिफारिशें थीं, लेकिन इन सभी को नज़रअंदाज किया गया और 1980 में लोगों के विरोध के बावजूद यहाँ पर एक निजी कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया। उसके बाद 2006 में NTPC की भी एक परियोजना यहाँ आई, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। वह विरोध
आज भी दिखाई देता है। इन पनबिजली परियोजनाओं में दिक्कत यह थी कि बड़े निर्माण होने के कारण इनमें बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की गई। कई बार विस्फोट भी किए गए। इस वजह से भौगोलिक रूप से अस्थायी और कमज़ोर जोशीमठ की हालात और ख़राब हुई। जिन नदियों पर ये परियोजनाएं बनी हैं, उन नदियों में सहायक जलधाराओं के रूप में जो नाले आते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उनकी व्यवस्था को नहीं देखा गया। वर्ष 2006 की आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन एक बड़े संकट के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। जोशीमठ में आज यह जहां एक और लोगों के सामने अपना घर छोड़ने का खतरा पैदा हो गया है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की वजह से जोशीमठ के खिसकने की संभावना और तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी भी बाढ़, बहुत तेज बारिश आ सकती है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जोशीमठ बेहद संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। भूकंप से सर्वाधिक खतरा इस क्षेत्र को है। जानकार बताते हैं कि अगर भूकंप का झटका आए, तेज बारिश हो, बादल फटे, तो क्या अभी जिन घरों में दरारें हैं, सड़कें धंस रही हैं, क्या उनके नष्ट होने की संभावना अधिक नहीं है? फिलहाल सरकार ने इसे आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहाँ से लोगों को हटाने की बात की जा रही है। जोशीमठ इस क्षेत्र इस तरह की अकेली कहानी नहीं है। इस तरह उत्तराखंड के हजारों गांव इस संवेदनशील इलाके में संकटग्रस्त हैं। उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये गांव चमौली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में हैं। कुछ संकटग्रस्त गांव नैनीताल के इलाके में भी हैं। इन हजारों गांवों में लोग रह नहीं सकते और दूसरी ओर ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां से लोग रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। वे गांव भूतहा हो गए हैं। इतनी बड़ी विडंबना उत्तराखंड के साथ है। जोशीमठ में ही 25,000 की आबादी है। इन्हें सरकार कहां और कैसे ले जाएगी, यह भी विचारणीय है। राज्य में 60% हिस्सा वन भूमि है और बाकी नदियां हैं। नियमों के अनुसार वन भूमि में लोगों को नहीं बसाया जा सकता है। ऐसे में क्या हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या उधम सिंह नगर जैसे शहर ही उत्तराखंड की परिभाषा बनकर रह जाएंगे? इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? यह सवाल दिगर दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक जो किया जाना चाहिए था, जिनकी बातें तमाम रिपोर्टों में हैं, उन्हें ही नहीं किया गया है। सरकार को यह तय करना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों के लिए बन रहे हैं, क्या उन्हें पहाड़ पर भी थोपा जाना चाहिए? हिमालय नया पहाड़ है और निर्माण की प्रक्रिया में है। उसके सही देखभाल की आवश्यकता है। अगला आलेख है भारत पर भरोसा। भारत पर भरोसा वर्ष 2023 के साथ साथ वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित 2022 और उसके पहले की समस्याएं भी आई हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के 7% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक अंतोनियत सहाय ने कहा है कि कोरोना महामारी के प्रभावों से बहुत हद तक बाहर निकल चुका भारत आज विश्व अर्थव्यवस्था के लिए चमकता बिंदु है। उन्होंने समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के औसत से भारत की अधिक वृद्धि दर को भी रेखांकित किया है। कुछ समय पहले विश्व बैंक ने भी
ऐसी ही भावनाएं प्रदर्शित करते हुए चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि की दर के अपने पूर्ववर्ती आकलन में सुधार करते हुए उसे बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। अनुमानों में ऐसा संशोधन कभी कभार ही होते हैं। मुद्रा कोष की वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया है कि भारत को सेवा क्षेत्र के निर्यात में अपनी मजबूत स्थिति को विस्तार देनी चाहिए तथा ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहिए जिनसे रोजगार के अधिक अवसर भी सृजित हों। कुछ वर्ष से भारत ने निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इस वित्त वर्ष में 3 तिमाहियों में ही $500 अरब से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान के अनुरूप देश को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में निर्मित वस्तुओं को देश के बड़े बाजार के लिए तो बनाया ही जा रहा है, उन्हें गुणवत्ता की दृष्टि से भी बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पैठ बन सके। इस संबंध में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना बड़ी पहल है। उत्पादन, वितरण और निर्यात को स्तरीय बनाने के क्रम में देश में पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है। भारत विदेशी निवेश का भी बड़ा गंतव्य बन गया है। अनेक सुधारों के आकर्षित होकर बहु राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र लगा रही हैं तथा भारतीय उद्यमों से साझेदारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अहम हिस्सेदार बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सुधारों और उनके सकारात्मक परिणामों को विश्व भर के उद्योग को भी देख रहे हैं तथा मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान भी दक्षिण एशिया क्षेत्र ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 15% का योगदान किया है, जिसमें बांग्लादेश के साथ भारत की अग्रणी भूमिका है। अगला आलेख है स्थानीय भाषा बोध और संप्रेषणीयता। यह आलेख लिखे हैं विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उमेश चतुर्वेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई, पर इसने 20वीं सदी से शुरुआती वर्षों में स्तरीयता के संदर्भ में एक मानक स्तर हासिल कर लिया। इसी दौर में हिंदी राष्ट्रीय होने की ओर बढ़ती है और इसमें भावी बहुभाषी स्वतंत्र भारत की भाषाओं के बीच सेतु के तौर पर देखा जाता है। ब्रिटिश भारतविद फ्रांचेस्का आर्सिनी इसी दौर की हिंदी को समूचे भारतीय राष्ट्र के मूल्यों का लोकवृत्त रचयिता के तौर पर देखती हैं। अमृत राय इसी दौर में हिंदी के राष्ट्रवाद के बीज भी देखते हैं, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी नए रूप में सामने आती है। विशेषकर हिंदी पत्रकारिता स्थानीयता की ओर उन्मुख होती है और राष्ट्रीय से स्थानीय होने की इस यात्रा में वह स्थानीय भाषाओं के तमाम शब्दों को न सिर्फ स्वीकार करती है बल्कि उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ढालकर स्थानीय संपर्क का जीवंत माध्यम बन जाती है। एक व्याख्यान में अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक E.M. फास्टर ने कहा है कि वैश्विक होने के लिए स्थानीय होना जरूरी है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वही वैश्विक स्तर पर प्रभावकारी हो सकता है। फास्टर ने जब यह प्रस्तावना दी थी तब वैश्वीकरण का दौर नहीं था। भारत में उदारीकरण के बाद जिस वैश्वीकरण की कल्पना की गई उसकी कोई सोच भी नहीं थी। हालांकि भारतीय परंपरा इसे दूसरे रूप में हजारों साल पहले स्वीकार कर चुकी थी। उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा नई नहीं है। औपनिवेशिकीकरण
से विकसित मानसिक गुलामी की ही वजह से भारतीय बुद्धिजीवियों में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्हें अपना हर पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक दर्शन जहाँ दकियानुसी लगता है रहा है, वहीं आधुनिकता के नाम पर उसी लोक सांस्कृतिक परंपरा जैसी पश्चिम की अवधारणाएं उसे कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक और ग्राह्य लगती रही हैं। उदारीकरण के तीक्ष्ण विस्तार के दौर में जब बाजार ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनानी शुरू की, तो पत्रकारिता ने इसमें भी अपने विस्तार की उम्मीद खोज ली। विस्तार की इस प्रक्रिया में उसे स्थानीय समुदायों में अपनी पैठ बनाने का सबसे बेहतर तरीका नजर आया। स्थानीय संस्कृति को तवज्जो देना, यही वजह है कि पत्रकारिता में स्थानीय लोकोक्तियों, मुहावरों और शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उदारीकरण के दौर में ही स्थानीयतावाद की पत्रकारिता में स्वीकार्यता बढ़ी। साहित्य में तो इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब आचार्य शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया नाम से उपन्यास लिखा। इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बाद के दिनों में इसे केशव प्रसाद मिश्र ने अपनी कहानियों से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। उनके उपन्यास कोहबर की शर्त में लोक की माटी और लोक भाषा की खुशबू महसूस की जा सकती है। इस प्रक्रिया को उच्च स्तर पर पहुंचाया फणीश्वर नाथ रेणु ने। लोक का विस्तार तत्कालीन पत्रकारिता में भी नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तब पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हस्तियां ज़्यादातर साहित्य की ही खासियतें थीं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी अखबार जनपदों से निकल रहे थे, उनमें भी प्रकाशन और प्रसार क्षेत्रों की वार्षिक विशेषता के साथ स्थानीय लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हो रहा था। वैसे भी भाषा और संस्कृति की विशेषता उनके नैरंतर्य में ही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता में स्थानीय बोध की नींव उसके शुरुआती दिनों में ही पड़ गई थी। अपनी सफलता की गारंटी स्थानीय बोध को हिंदी पत्रकारिता में पहली बार अमर उजाला ने माना। आगरा से शुरू होने वाला यह पहला अखबार था जिसने स्थानीय बोध को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश के उन पहाड़ी इलाकों में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की जिन्हें अब उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने एक आलेख में स्वीकार किया है कि हिंदी में स्थानीय बोध को गति देने की प्रेरणा तेलुगु अखबार ईनाडू से मिली। हिंदी की पत्रकारिता का जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे उसने स्थानीय शब्दों को अपनी अंजूरी में भरकर उसे अपना बना लिया है। हिंदी के टेलीविज़न में स्थानीय शब्दों, खासकर मुहावरों और लोकोक्तियों के इस्तेमाल के जरिए खुद को ज़्यादा संप्रेषणीय बनाया है। हिंदी समाचार चैनल अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कांटा निकालना, कान पर जूं न रेंगना, दांत खट्टे करना, खिल्ली उड़ाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तिल का ताड़ बनाना, डींग हाँकना जैसे तमाम मुहावरों और लोकोक्तियों का उपयोग कर अपनी भाषा को न सिर्फ चुटकुला बनाते हैं, बल्कि उसके जरिए आम लोगों के बीच अपनी पैठ और पहुंच भी बढ़ाते हैं। अगला आलेख है शरद को जीत लें। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर कविता विकास, जो एक लेखिका हैं। शरद की गरिमामयी उपस्थिति चारों ओर है।
सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट सबके जबान पर चढ़ गई है। रिश्तेदार हों या दोस्त, बातचीत में मौसम मुख्य विषय होता है। इस ऋतु में फूल पत्तियों में अलग ही आकर्षण है। चटक रंग, बड़े आकार और लंबी अवधि, तितलियों की उड़ान, पतंगबाजी, प्रवासी पक्षियों की बैठकी, गुनगुनी धूप का आनंद और वनभोज। शीत है तो ये सभी हैं और सुख के साथ दुख की सीमा को भी परिभाषित करते हैं। सोचिए, पतंगबाजी की सरसराहट में मांझे की चुभन कैसी होती होगी। और भी एक चीज़ जो अन्य महीने में कम मिलती है वह है तिल गुड़ का सेवन। पिट्ठा, पाटी, सापटा और अन्य ऐसे व्यंजन जिनमें नए चावल का प्रयोग होता है। ये विशेष व्यंजन जाड़े में विशेषता बनते हैं। मनुष्य तिल जल रहा है जीवन की आपाधापी में, फिर भी तिल का खुशबू में खुद को सरोवर करने में नहीं चूकता है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग और केवल फल जूस की डाइट पर हों, उनके लिए स्वाद पर कंट्रोल कितना भारी होता होगा। गुड़ की भीनी खुशबू, पकते खोया की गमक, कतरनी चूड़ा का महक, बासमती चावल की सुगंध और हरे चने की झंगरी शीत की सौगात हैं। गांव की ओर निकल जाएं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और चने की साग से हरियाल मैदान घंटों तक निहारने को मजबूर कर देगा। प्रकृति ठंड की मार देती है तो बदले में खुश करने के साधन भी। इन दिनों मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल फिर लौट रहा है। इसमें पके भोजन की खुशबू मन मोह लेगी। जौ, बाजरा, रागी, मकई आदि खाने के दिन लौट रहे हैं। जो सनातन है वह शाश्वत है और वह सतत नया होता रहता है। जीर्ण शीर्ण पत्तों के बगल से निकलती नई फुनगी में नवजीवन का अर्थ तलाशिए। ठंड है तो शारीरिक श्रम से गर्मी का अनुभव कीजिए। शिथिल बैठ जाना शिथिल सोच को जन्म देगा, इसलिए मन से भी बलवान बने। शीत है तो पिकनिक या वनभोज भी जीवंत हैं। झील, डैम, झरने, बगीचों की शोभा निराली होती है जो अपनी ओर खींचती हैं। इसमें जाने के आनंद को मत रोकिए, क्योंकि वनभोज सामूहिकता में जीने को प्रेरित करते हैं। ऐसे पल क्षणिक होते हैं लेकिन अकेलेपन के अवसाद को खत्म कर देते हैं और लंबे समय के लिए ताजगी प्रदान करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 6 ऋतुओं के अपने अपने रस, राग एवं रंग हैं। इनको जीने के लिए मात्र एक जीवन, अतः शरद को भी जी लें, क्योंकि तभी वसंत को जी पाएंगे। दुनिया में और क्या है। आज कली की गठरी में रंगों की परतों को फूल बनाने की कसक है तो कल फूल हवा से बातें कर रहा है और परसों भूमि पर बिखरा पड़ा है। अगला आलेख है शार्ली शब्दों एक बार फिर विवाद में घिरा। फ्रेंच व्यंग पत्रिका शार्ली शब्दों का नया अंक इन दिनों चर्चा में है। पत्रिका ने अपने मुखपत्र पर ऐसा कार्टून छापा है जो ईरानी महिलाओं की अधिकारों की लड़ाई को दिखाती हैं। अंदर ऐसे कार्टून भी छपे हैं जो खमेनेई और उनका साथ देने वाले मौलवियों का अपमान करने वाले लगते हैं।
कार्टून बनाने वाले ज़्यादातर कलाकारों ने ये दिखाया है कि कैसे ईरानी की सरकार अपने यहाँ प्रदर्शनों को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड देने का रास्ता अपना रही है। मैगजीन के डायरेक्टर और इस अंक पर काम करने वाले लॉरा शोरिश ने पत्रिका के संपादकीय में लिखा है कि ईरानी पुरुषों और महिलाओं को अपना समर्थन दिखाने का हमारा यह एक तरीका था जो आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा धर्मतंत्र जिसने वहाँ 1979 से उन्हें दबा कर रखा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैनी अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसके खिलाफ एक असरदार प्रतिक्रिया देने की बात कही है और तेहरान स्थित एक फ्रेंच रिसर्च संस्थान को बंद करवा दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि फ्रेंच सरकार को उसकी हद से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने गलत रास्ता चुना है। वर्ष 2015 के हमलों के बाद यूरोप समेत विश्व के कई देशों ने फ्रांस और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हक में आज आवाज़ उठाई थी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि पत्रकारिता जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने का काम करती है तथाकथित इस्लाम विरोधी टिप्पणियां करती हैं। यह भी सही है कि पत्रकार में केवल इस्लाम ही नहीं, कैथोलिक, पोप समेत सभी धर्मों का कभी न कभी मजाक उड़ाया गया है। असल में फ्रांस में नफरत फैलाने वाली बातों फैलाने के खिलाफ कड़े कानून हैं। इसमें किसी नस्ल या धार्मिक समूह के खिलाफ भेदभावपूर्ण या भड़काने वाली बातें फैलाने का अपराध माना गया है, लेकिन किसी धर्म या धार्मिक नेता के खिलाफ कुछ भी कहने या चित्रित करने पर कोई रोक नहीं है। अगला आलेख है चीन से निपटने की रणनीति सफल। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना नई रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तरह अब सेना की इकाइयों को अलग अलग जिम्मेदारियों में बांट दिया जाएगा। एक तरफ थल सेना पूरी तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना ध्यान लगाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ 73 माउंट ब्रिगेड को राज्य के 4 जिलों में उग्रवाद रोधी अभियानों से निपटने के लिए रखा जाएगा। चीन के खिलाफ भारत की सेना तैयार बैठी है। थल व वायु सेना को अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया है। इसका लाभ भी मिल रहा है। अगला आलेख है बेरोजगारों की भी हो गिनती। बिहार सरकार ने अपने संसाधन से जाति जनगणना कर रही है। इसे लाभ भी होगा, लेकिन इससे जरूरी है कि उनके उत्थान के लिए नई योजना बने। आज हर तरफ बेरोजगारी है। इनके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। रोजगार के लिए बिहार से युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन करते हैं, इसलिए बेरोजगारों की भी गणना की जानी चाहिए। इससे इनकी संख्या का पता चलेगा और उसके हिसाब से रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ बिहार के बेरोजगार युवकों को मिलेगा और घर में अवसर मिलेंगे। अगला आलेख है खुशियों का चुनाव। हमें किसी को अच्छा या और बुरा जैसी श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी चेतना के सबसे निचले स्तर, जिसे तामसिक स्तर कहा जाता है, के आधार पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। जब आप अपने चेतन मन के सबसे श्रेष्ठ पायदान, जिसे सात्विक गुण के नाम से जाना जाता है, पर रहकर सोचते हैं या इसके आधार पर कोई कार्य करते हैं, तो वह वाकई महत्वपूर्ण होता है। वह आपके द्वारा किए गए अन्य सभी कर्मों की तुलना में बेहद भी होता है। भगवत गीता के अनुसार मानव मस्तिष्क के भीतर चेतना स्थिर नहीं है, वह हर समय अपनी धुरी पर बदलती रहती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी भीतरी चेतना का सीधा संबंध हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से है। हमें हर समय अपने कार्यों पर नज़र रखनी चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए। ऐसा कर हम अपने प्रति सामने वाले के व्यवहार को भी
परिमार्जित कर सकते हैं। अपने स्वभाव में तब्दील लाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर कर सकते हैं। भगवद गीता हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्य रखने की शिक्षा देती है। एक गुरु से पूछा गया कि वह हर समय किस तरह खुश रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं हर सुबह उठकर यह सोचता हूँ कि मुझे स्वर्ग में जाना ही है या नर्क में। फिर मैं यह निर्णय लेता हूँ कि मुझे स्वर्ग में ही जाना है। जिस क्षण मैं यह निर्णय लेता हूँ उसी क्षण में यह भी निर्धारित कर लेता हूँ कि मुझे अपने जीवन के हर क्षण को स्वर्ग बनाना है। अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले आपको यह निश्चित करना होगा कि आप हर हाल में खुश ही रहेंगे। जिन क्षण आप यह निर्णय ले लेते हैं, जीवन उसी क्षण से बदलने लग जाता है। हमें अपने जीवन में क्या मिलता है यह हमारे अपने चुनाव के द्वारा ही निर्धारित होता है। हम अपने विकल्पों को प्राथमिकता देकर ही अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।